हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम कवर करेंगे अपनी सीरीज में चैप्टर नंबर 1 विच इज़ इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। तो अभी हमने क्या किया था, हमने रेवेन्यू मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था कि रेवेन्यू कैसे मैनेज करना है। अगर अब एक बार हम ये देख लें कि रेवेन्यू कैसे मैनेज करना है, उससे पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमें अपनी कॉस्ट कैसे मैनेज करनी है, और फिर देन हम देखेंगे कि प्रॉफिट को कैसे मैनेज किया जाता है। बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इससे बेसिक बेसिक क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं, एमसीक्यूज में भी पूछे जाते हैं, प्लस आपके आईबीएस पेपर में भी एक फुल फ्लेजेड केस स्टडी के अंदर इस चैप्टर के टॉपिक्स बहुत आसानी से पूछते हैं, वो लोग बहुत आराम से पूछ लेते हैं। इसमें हमने क्या किया, थोड़ा डिफरेंट अप्रोच यूज़ किया। सबसे पहले तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट है कि आपको ये तो बहुत अच्छे से करके जाने हैं, और मैं इस वीडियो में भी ये बहुत अच्छे से करवा के जाऊँगी। और उसके बाद मैंने आपके लिए हर टॉपिक का एक छोटा छोटा नोट्स बना दिया है, ताकि आपको ये समझ आ जाए कि हर टॉपिक को कवर कैसे करना है। ज़्यादा बड़े नहीं है, ठीक है, एक एक करके कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें देखना है कि पिलर्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हैं क्या क्या। तो हमारे 3 पिलर्स हैं, 1 2 3। 3 पिलर्स कौन कौन से हैं? स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग एनालिसिस, कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस एंड वैल्यू चेन एनालिसिस। इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है वैल्यू चेन एनालिसिस। वैल्यू चेन एनालिसिस के भी 2 पार्ट हैं, एक तो वैल्यू चेन एनालिसिस ही है और एक है वैल्यू शॉप मॉडल। तो हम ये दोनों सबसे पहले कवर करेंगे, अपनी प्रायोरिटी पे इनको फिनिश करेंगे। सबसे पहले आ जाता है वैल्यू चेन एनालिसिस। ये होती क्या है? वैल्यू चेन एनालिसिस बेसिकली होती है कि आप आइडेंटिफाई करो अपनी एक्टिविटीज़ के अंदर कि कौन सी वैल्यू एडिंग है और कौन सी नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज़ हैं। उसके बाद आप आइडेंटिफाई करो कौन सी एक्टिविटीज़ को आप हटा सकते हो, या कौन सी एक्टिविटीज़ में जो कॉस्ट लग रही है उसको कम कर सकते हो। तो ताकि आप ये डिसाइड कर सको, और फिर उसके बाद ये डिसाइड कर सको कि आप अपनी कंपेटिटिव एज कौन सी रखने वाले हो, या कंपेटिटिव एडवांटेज कौन सी रखने वाले हो। हमने पढ़ा हमारी 2 कंपेटिटिव एडवांटेज होती हैं प्राइमरी, एक होती है हमारी कॉस्ट लीडरशिप और एक होती है हमारी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। तो आपको इस पे जाना है या इस पे जाना है, वो आप तभी आइडेंटिफाई कर पाओगे जब आपको पता होगा कि आपकी एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं, राइट। तो अब हमें पता है वैल्यू चेन में दो टाइप की एक्टिविटीज़ होती हैं, एक होती है प्राइमरी एक्टिविटीज़, एक होती है सपोर्ट एक्टिविटीज़। प्राइमरी एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती हैं? जो मेरी समवट सप्लाई चेन से थोड़ी थोड़ी रिलेट करती हैं, जैसे कि मेरे इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, मतलब मेरा रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, प्लस जो भी मुझे इनपुट चाहिए अपने फिनिश्ड गुड्स को बनाने के लिए वो कहाँ से फ्लो कर रहा है, वो मेरा इनबाउंड लॉजिस्टिक्स है। फिर आ जाते हैं मेरे ऑपरेशंस आर व्हाट, कि मैं कैसे अपना फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस करूँगी, मैन्युफैक्चर करूँगी, ठीक है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होनी है, दैट इज़ ऑपरेशंस। उसके बाद आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स की, अब हमने प्रोडक्ट फिनिश्ड गुड्स अपना प्रोड्यूस कर दिया, अब इसको सेल कैसे करना है, इसको सेल कैसे करना है, दैट इज़ अंडर आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। देन मार्केटिंग एंड सेल्स अलग आ जाती है कि अब आप इसको मार्केट कैसे करोगे। यहाँ पर आप जो देख रहे हो ना, आप डिस्ट्रीब्यूशन चेन को डिस्कस करोगे, और आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स में आप डिस्ट्रीब्यूशन चेन को डिस्कस करोगे। बट वहीं मार्केटिंग एंड सेल्स है, इस वाली एक्टिविटी में आपको ये डिस्कस करना पड़ेगा कि आप उसको लोगों तक, कस्टमर तक कैसे अवेयर कराओगे कस्टमर्स को कि आपका प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। दैट इज़ मार्केटिंग एंड सेल्स वाली एक्टिविटीज़। इनमें हम 3 P's और 4 C's के बारे में बात करेंगे, जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल मैंने यहाँ पे लिख दिए। 3 P's आपको ध्यान रखने हैं, पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस। कौन से लोग हैं, क्या प्रोसेस से होके जाएगी आपकी मार्केटिंग, प्लस फिजिकल एविडेंस क्या है आपके पास मार्केटिंग का। प्लस 4 C's हमें कौन से कवर करना है? कंज्यूमर, कॉस्ट, कन्वीनियंस, कम्युनिकेशन, ठीक है, ये आप ध्यान से देख के चलना। फिर उसके बाद सर्विसेज आ जाती हैं, यानी कि ये हो गई हमारी आफ्टर सेल्स सर्विस। अब इसको क्या करना होता है, बेसिकली आप कस्टमर से रिलेशनशिप कैसे मैनेज करोगे। उसके बाद अगर आपका प्रोडक्ट इंस्टॉलेशन रिक्वायर्ड है आपके प्रोडक्ट को कस्टमर के प्रेमाइस पे, तो वो आप जो सर्विसेज प्रोवाइड करोगे, दोज आर आफ्टर सेल सर्विसेज। या फिर अगर कोई इशू आ जाता है तो उसको कैसे रिजॉल्व करोगे, अगर कस्टमर कोई टिकट रेज करता है तो उसको कैसे रिजॉल्व करोगे, दैट इज़ आफ्टर सेल सर्विस। उसके बाद आ जाती है हमारी सपोर्ट सर्विसेज। वो क्या बोलती हैं कि अब हम आपकी जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ हैं उनको देख के चलेंगे, जैसे कि प्रोक्योरमेंट। अब यहाँ पे इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में तो हमने देखा कि हमारा रॉ मटेरियल कहाँ कहाँ से आ रहा है। प्रोक्योरमेंट में आप वेंडर के साथ, यानी कि अपने सप्लायर्स के साथ अपनी रिलेशनशिप मेंटेन करके चलोगे। देन टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट, मतलब क्या कि आपका प्रोडक्ट किस टेक्नोलॉजी से बन के निकल रहा है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी आपके वर्कर्स हैं, ठीक है, जो भी आपके पॉलिसीज़ हैं, वो सब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर काउंट होगी। एंड फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर,
जो भी आप टेक यूज़ कर रहे हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, सॉफ्टवेयर एंड ऑल, या फिर जो भी आपकी फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, उन सब का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट इज़ फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर। इन सब से आप मार्जिन अर्न करते हो, उन सारी एक्टिविटीज़ में आप मार्जिन देखते हो, एंड देन दिस होल प्रोसेस इज योर वैल्यू चेन एनालिसिस। वहीं जहाँ हमने देखा वैल्यू चेन एनालिसिस इज़ फॉर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो प्रोडक्ट्स डेवलप कर रही हैं, जो कि गुड्स डेवलप कर रही हैं। वहीं जो इंडस्ट्री सर्विसेज में आती हैं उनके लिए बना है वैल्यू शॉप मॉडल फॉर सर्विस सेक्टर। अब ये सर्विस सेक्टर कैसे होता है इसको भी हम देख लेंगे, एक सेकेंड। या सर्विस सेक्टर, अब सर्विस सेक्टर में भी हमारी सपोर्ट एक्टिविटीज़ तो सिमिलर तरीके से ही फ्लो करेंगी। ठीक है, मेरा प्रोक्योरमेंट हो गया, टेक डेव हो गया, HRM हो गया और फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। बट इसमें जो मेरी प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं, प्राइमरी ये आपकी जो है, इसमें आपको कोई वो नहीं है, आपका कोई क्या कहते हैं उसको, सीक्वेंस नहीं है एक्टिविटीज़ का, आप कैसे भी कर सकते हो। देखो बेसिकली आपको सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी होगी, प्रॉब्लम सबसे पहले आपको फाइंड करनी होगी, देन उसका सोल्यूशन ढूंढना होगा कि उसको सॉल्व कैसे करें, फिर आप उस सोल्यूशन को मॉनिटर और एवेल्युएट करोगे, एंड देन उसको इम्प्लीमेंट कर दोगे एक्चुअल में जाके कस्टमर के पास। पहले तो आप उसे खुद से देखोगे ना कि वो सोल्यूशन एक्चुअल में वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर हम टेक इंडस्ट्री की बात करें, अगर वो कोई टूल हमारे लिए बनाते हैं, टूल किसी कस्टमर के लिए बनाते हैं, तो वो सबसे पहले क्या करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं। ठीक है, उसको टेस्ट करते हैं, उसके कई सारे केसेस डेवलप करते हैं, फिर वो चेक करते हैं कि उसमें कोई बग तो नहीं आ रहा। ठीक है, कोई कस्टमर अगर उसको यूज़ करेगा तो उसको कोई प्रॉब्लम इशू फेस तो नहीं होगा। ठीक है, वो सारे हमारे टेस्ट केसेस पास तो कर रहा है ना, जो भी उसके XYZ जितने भी वो टेस्ट केसेस बना रहे होंगे। जब ये सारी चीज़ें फुलफिल हो जाती है तब जाके वो प्रोडक्शन पे डिप्लॉय होता है, राइट। मतलब कि आपको वो डिलीवर किया जाता है बेसिकली। ठीक है, उसको बोलते हैं प्रोडक्शन पे डिप्लॉयमेंट, दैट इज अंडर इम्प्लीमेंटेशन। अब यहाँ पे चॉइस आ जाते हैं कि आप कौन सी चॉइस पे, आपको प्रॉब्लम फाइंडिंग, आपको प्रॉब्लम पहले से किसी ने ढूंढ के दे दिया, आपको सिर्फ सॉल्यूशन देना है, या तो ये हो सकता है आपको शुरुआत से सारी चीज़ें करनी है, या ये हो सकता है कि ये दोनों स्टेप्स पहले से हुए हुए हैं, आपको इस चीज़ के लिए रखा गया है, आपको मॉनिटर और इवेल्युएट करना है, टेस्ट करना है प्रोडक्ट को और फिर इम्प्लीमेंट करना है। ऑलराइट, फिर उसके बाद हम दूसरे पिलर पे आ जाते हैं विच इज स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग एनालिसिस। ये भी अपना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्या करता है, कंपनी की रिलेटिव पोजीशन, जो उसकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन है उसको एनालाइज करता है कि इंडस्ट्री में एक्चुअल में हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कहाँ स्टैंड कर रही है। ऑलराइट, कहाँ स्टैंड कर रही है, दैट इज स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग एनालिसिस। बेसिकली मेरी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पोजीशन है इंडस्ट्री के अंदर। इसके लिए हम कई सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे कल्चर, बिलीव्स, अजम्पशंस ऑर्गेनाइजेशन के हो गए, प्लस स्टेक होल्डर्स का क्या इन्फ्लुएंस है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, एनवायरनमेंट का क्या कॉन्टेक्स्ट है मेरी कैपेबिलिटी में, प्लस कंपेटिटर्स, मार्केट्स, रेगुलेशंस क्या चल रही हैं, विजन एंड वैल्यूज़ क्या है, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वीकनेस एंड स्ट्रेंथ क्या है। वीकनेस एंड स्ट्रेंथ तो आप सिंपली स्वॉट एनालिसिस से आइडेंटिफाई कर सकते हो, प्लस अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स क्या है, ये दोनों आपका स्वॉट से कवर हो जाएगा, राइट। उसके बाद ये जो आपका ये वाला पार्ट है, ये आपका स्टीपल एनालिसिस, जो आप पेस्टल एनालिसिस करते थे, पेस्टल एनालिसिस, उसमें इन्होंने एक ई और जोड़ दिया। मतलब देखो ये हो गया पेस्टल एनालिसिस में, एक बार आपको दिखा देती हूँ कि पेस्टल एनालिसिस मतलब सॉरी स्टीपल एनालिसिस, स्टीपल, ये देखो ये रहा स्टीपल एनालिसिस। मतलब मेरा सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, एनवायरमेंटल, पॉलिटिकल, लीगल एंड एथिकल फैक्टर्स ये सारे मेरे कंसिडर हो जाएंगे। ऑल राइट, उसी में जो हमारा एक इम्पॉर्टेंट था यहाँ पे, जो हमें मेंडलोज मैट्रिक्स डिस्कस करना था। मेंडलोज मैट्रिक्स क्या होता है कि जितने भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं ना, आप उनको एनालाइज करोगे उनकी पावर और उनके इन्फ्लुएंस, इंटरेस्ट के ऊपर। अगर मेरा किसी कोई मेरा स्टेक होल्डर है सपोज, ठीक है, उसका इंटरेस्ट बहुत कम है, ठीक है, बट उसके पास पावर, उसकी पावर बहुत हाई है, मेरे पास इंटरेस्ट लो है बट पावर बहुत हाई है, तो वो मेरा मार्जिनल, एक सेकेंड, दिस इज रॉन्ग, दिस मस्ट बी हाई पावर एंड दिस मस्ट बी लो पावर। ओके, ये उल्टा लिखा गया मेरे से, दिस इज हाई पावर एंड दिस इज लो पावर। ओके, तो जो मेरा जिस स्टेक होल्डर का लो इंटरेस्ट है बट उसकी पावर हाई है बहुत ज़्यादा, वो स्टिल इन्फ्लुएंशियल मेरा काउंट होगा। ठीक है, वहीं अगर किसी का लो इंटरेस्ट है और लो पावर है तो वो मेरा मार्जिनल प्लेयर आ जाएगा। वहीं किसी का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हाई है और पावर भी बहुत हाई है तो वो मेरा की प्लेयर है, क्योंकि मुझे उसको बहुत ध्यान से मैनेज करके चलना पड़ेगा कि वो हमेशा सेटिस्फाइड रहे, वो वाला मेरा, ठीक है, जो प्लेयर है
मतलब जो स्टेक होल्डर है बेसिकली, ठीक है। किसी का हाई इंटरेस्ट है और लो पावर है तो वो अफेक्टेड तो रहेंगे क्योंकि उनका इंटरेस्ट हाई, उन्होंने आपकी उसमें मनी ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है, ऑल राइट, बट वो स्टिल पावर उन पर इतनी नहीं है, तो वो उनको आप इन्फॉर्म्ड रखो बेसिकली, ठीक है। तो आपको ये देखना है पावर के बेसिस पर और इंटरेस्ट के बेसिस पर। अगर किसी का इंटरेस्ट बहुत लो है बट उसके पास पावर बहुत हाई है, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी एक्शन ले सकता है, उसके पास पावर है कुछ करने की, तो वो इन्फ्लुएंशियल है, उसको आपको सेटिस्फाइड रखना पड़ेगा हर हालत में। वहीं अगर उसका इंटरेस्ट लो है प्लस पावर भी लो है तो वो मार्जिनल प्लेयर है, ठीक है। उसको मिनिमम एफर्ट दो उसको कि भाई इनसे ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। वहीं अगर उसके पास इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हाई है लेकिन पावर उसके पास बहुत ज़्यादा लो है तो वो अफेक्टेड है, मतलब क्योंकि उसका पैसा लगा हुआ है तो उसको आपको इन्फॉर्म रखना पड़ेगा सारी चीज़ों पे। वहीं अगर उसका इंटरेस्ट लो है बट और पावर बहुत ज़्यादा हाई है, सॉरी इंटरेस्ट हाई है और पावर भी बहुत ज़्यादा हाई है, तो वो आपका की प्लेयर है, ऑल राइट। ये आपका मेंडलोज मैट्रिक्स हो गई, ये यहाँ से आपकी कवर हो जाती है। उसके बाद में हम आ जाते हैं कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस पे। तो हमने 2 पिलर्स तो डन कर दिए, एक पिलर बचा है बस, ठीक है, कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस। अब कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस होता क्या है, सबसे पहले तो ये कॉस्ट ड्राइवर क्या होता है। कॉस्ट ड्राइवर होता है बेसिकली आप अगर कोई भी कॉस्ट, जैसे आप ABC कॉस्टिंग पढ़ते हो, ABC पढ़ते हो, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, उसमें होता है ना कि मेरी जो सेटअप कॉस्ट है वो मेरे सेटअप टाइम के बेसिस पर मुझे डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो ये जो सेटअप टाइम है दिस इज़ नथिंग बट कॉस्ट ड्राइवर। या अगर मेरी कोई कॉस्ट है वो पर यूनिट के हिसाब से मेरी डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, तो दिस पर यूनिट इज़ नथिंग बट कॉस्ट ड्राइवर, राइट। तो अब जो भी आपकी सपोर्टिंग कॉस्ट होगी उसमें 2 होंगे, एक तो आपके रिसोर्स ड्राइवर्स, एक आपके एक्टिविटी ड्राइवर्स। हमें फोकस करना है एक्टिविटी ड्राइवर्स पे, उसमें होगा ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी ड्राइवर्स और ऑपरेशनल एक्टिविटी ड्राइवर्स। हमारे इसमें जो कवर्ड है वो है ऑपरेशनल एक्टिविटी एंड ड्राइवर्स, ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ एंड ड्राइवर्स, उसमें आपका स्ट्रक्चरल एंड एग्जीक्यूशनल। स्ट्रक्चरल क्या होता है बेसिकली आपके इकोनॉमिक स्ट्रक्चर से कि हाई स्ट्रेटेजिक चॉइसेस, ये ड्राइवर्स अगर आपके ज़्यादा हों, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर ये ड्राइवर्स बहुत ज़्यादा होंगे मतलब इनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होगी, आपने बहुत ज़्यादा आइडेंटिफाई किए हुए होंगे, उनसे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। वहीं जो एग्जीक्यूशनल ड्राइवर्स होते हैं जबकि बिजनेस एक्टिविटीज़ डे टू डे एक्टिविटीज़ में मिले होते हैं, जैसे मैंने बताया ना सेटअप वाला, ठीक है, और भी जो डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, सो वो अगर आपने ज़्यादा आइडेंटिफाई किए होंगे तो वो चीज़ बेटर होगी, ठीक है। कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस। फिर उसके बाद आ जाते हैं कॉस्ट लीडरशिप एंड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अब क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब आप वैल्यू चेन एनालिसिस करते हो तो आप वैल्यू एडिंग एंड नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज़ आइडेंटिफाई करते हो और फिर उसके बेसिस पर आप देखते हो कि आपको एडवांटेज कौन सी लेनी है कंपेटिटिव एडवांटेज में, ठीक है। या तो आप कॉस्ट लीडरशिप लोगे या प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन लोगे, तो वही हम देखते हैं। अब कॉस्ट लीडरशिप और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में अंतर क्या होता है। कॉस्ट लीडरशिप मतलब आप चीप प्रोडक्ट बेच, मतलब चीप इन द सेंस आप चीप इन द सेंस आप सस्ते में प्रोडक्ट बेच रहे हो, ठीक है, क्योंकि कस्टमर को सस्ता ही चाहिए प्रोडक्ट, ठीक है, इसलिए आप वो सेल कर रहे हो। वहीं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में उनको क्या चाहिए, उनको नीश टारगेट कर रही हैं, प्लस उनको क्वालिटी ड्रिवन है, वो बहुत ज़्यादा जो कस्टमर है आपका वो बहुत ज़्यादा क्वालिटी ड्रिवन है, उनको क्वालिटी रिक्वायर्ड है, सो उनको क्वालिटी चाहिए। तो आप इसके एस्पेक्ट्स रीड कर सकते हो कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का स्ट्रैटेजिक एम्फेसिस क्या होगा और कॉस्ट लीडरशिप का स्ट्रैटेजिक एम्फेसिस क्या होगा। अगर आप कंपेटिटिव एडवांटेज को अगर आपको एनालाइज करना है तो आप इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस करोगे, प्लस आपका कितना कॉस्ट लग रहा है, क्या आप कॉस्ट लीडरशिप में जा भी सकते हो या नहीं जा सकते हो, आपको प्रोडक्ट बनाने में ही इतनी कॉस्ट लग रही है, प्लस आपका प्रोडक्ट इतना यूनिक है आप कॉस्ट लीडरशिप आप ला ही नहीं सकते, प्लस आपको इंटरनल डिफरेंशिएशन एनालिसिस भी करना पड़ेगा। कैसे कि आपका प्रोडक्ट बाकी प्रोडक्ट से कितना यूनिक है, आपका क्या एडिशनल फीचर है या कुछ ऐसा अलग फीचर है जो बाकी कंपनीज प्रोवाइड नहीं कर रही हैं, आपके कंपेटिटर्स प्रोवाइड नहीं करें। एंड वर्टिकल लिंकेज एनालिसिस कि आपकी सारी एक्टिविटीज़ प्लस जो आपकी सप्लाई चेन है पूरी, जो आपकी सप्लाई चेन है उसमें जो आपके पहले जो लोग आते हैं और बाद में जो लोग आते हैं, ठीक है, उनका क्या लिंकेज बैठ रहा है, उस लिंकेज में वेदर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन विल सर्वाइव और कॉस्ट लीडरशिप, ये आपको आइडेंटिफाई करके चलना होगा। इसकी डिटेल आप एक बार मॉड्यूल से रीड कर लेना, इसमें कुछ ज़्यादा दिया हुआ भी नहीं है बट स्टिल एक बार आप रीड करके चलना, इसको मार्क करते चलो। देन उसके बाद आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो अभी हमने ऊपर वाले में से ये ख़त्म कर दिया, ये ख़त्म कर दिया, ये ख़त्म कर दिया, सॉरी ये ख़त्म कर दिया, दीज 3 आर ओवर। अभी हमारे पास बिजनेस मॉडल रहता है विच इज़ इम्पॉर्टेंट, फिर हम वैल्यू प्रोपोजिशन और पोर्टर्स 5 फोर्सेस पढ़ेंगे, जो कि पोर्टर्स 5 फोर्सेस तो हमारा पढ़ा भी है। अब हम आ जाते हैं बिजनेस मॉडल और बिजनेस मॉडल कैनवस के ऊपर।
तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि बिजनेस मॉडल होता क्या है। सो बिजनेस मॉडल हमें बताता है कि बिजनेस काम कैसे करता है, प्लस उसके पीछे का लॉजिक क्या है कि हमने वो बिजनेस बनाया क्यों, वाई हैव वी बिल्ट दैट बिजनेस, क्यों हमारा बिजनेस एक्चुअल में एग्जिस्ट भी कर रहा है, उसका लॉजिक क्या है। सो वो हमें बताता है हमारा मॉडल। अब इसको मॉडल पहले एक मार्गरेटा करके कोई थी, और फिर आगे क्रिस्टेंसन एंड कैगरसन, ठीक है। तो जो मार्गरेटा थी उन्होंने कहा था कि देखो आपका बिजनेस मॉडल दो ही चीज़ों से बनता है, एक तो आप क्या प्रोड्यूस और मार्केट कर रहे हो, प्लस क्या बेच रहे हो, ठीक है, इन्हीं दो चीज़ों से बनता है। बट जो क्रिस्टेंसन आए और कैगरमैन, इन्होंने बोला कि नहीं नहीं नहीं, आपको कस्टमर वैल्यू प्रोपोजिशन भी देखना पड़ेगा कि कस्टमर को आप क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, प्लस वो क्या परसीव कर रहा है, दोनों को आपको देख के चलना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा प्रॉफिट कितना अर्न कर रहे हो, प्लस की रिसोर्सेज एंड प्रोसेसेस आपके क्या लग रहे हैं, ये भी आपको देख करके चलना पड़ेगा, तो आपका बिजनेस मॉडल आप बिजनेस मॉडल कहला सकते हो। फिर आए हमारे पापा जी, मतलब इन सब के पापा जी ऑस्टरवॉल्डर। उन्होंने कहा ये सब बकवास की बातें हैं, बिजनेस मॉडल आप कैनवस ही बना डालो पूरा, जिसमें हम सारी चीज़ें कवर कर डालेंगे। सबसे पहले क्या उन्होंने बोला कि सबसे पहले तो आप पार्टनरशिप्स देख लो, आपकी किस किस के साथ पार्टनरशिप है, आपके अलायंसेस किस के साथ हैं, आप कोऑपरेशन किन के साथ करके चल रहे हो, जॉइंट वेंचर्स किन के साथ हैं, प्लस बायर सप्लायर रिलेशनशिप्स आपकी क्या है। तो की पार्टनरशिप्स आप आइडेंटिफाई करो कि किन लोगों के असिस्टेंस के साथ आप बिजनेस को कर पा रहे हो अपने, ठीक है। नेटवर्क ऑफ सप्लायर्स एंड पार्टनर्स फॉर ऑप्टिमाइजेशन एंड रिस्क रिडक्शन, ताकि आप कोई ऐसा डिसीजन ना लो ताकि इनको नुकसान पहुंचे या इनके बेनिफिट में ना हो। ये आपने कर लिया। उसके बाद आप की एक्टिविटीज़ आइडेंटिफाई करो कि आप क्या एक्टिविटीज़ करते हो अपने वैल्यू प्रोपोजिशन को एग्जीक्यूट करने के लिए, जैसे कि आप प्रोडक्शन कर रहे होंगे, या आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे, या फिर आप कोई प्लेटफॉर्म या नेटवर्क दे रहे होंगे किन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस को। उसके लिए आपको रिसोर्सेज क्या लगते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट एसेट्स रिक्वायर्ड टू मेक द बिजनेस मॉडल वर्क। आपको फिजिकल रिसोर्सेज लग रहे हैं क्या, मशीन्स, व्हीकल्स, या आपको इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज लग रहे हैं, ब्रांड्स, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, कि आपको इन चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ा है, आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का यूज़ करना पड़ा है। ह्यूमन रिसोर्स आपका ज़्यादा इंक्लूडेड है कि आपका कोई सैलून का बिजनेस है या कोई बुटीक का बिजनेस है, इस टाइप का बिजनेस है क्या। प्लस फाइनेंशियल्स आपके क्या हैं, कैश, क्रेडिट, स्टॉक ऑप्शंस, इन सब पे भी आपको ध्यान देके चलना है। आपकी की रिसोर्सेज क्या हैं, तो हमने क्या देखा, की पार्टनरशिप्स क्या हैं आपकी, की एक्टिविटीज़ आप क्या कर रहे हो, और की रिसोर्सेज आपकी क्या यूज़ हो रही हैं। उसके बाद आप वैल्यू प्रोपोजिशन देखोगे। वैल्यू प्रोपोजिशन मतलब कस्टमर को क्या आप वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, प्लस क्या वो परसीव कर रहे हैं। तो अब बंडल ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट क्रिएट वैल्यू फॉर अ स्पेसिफिक कस्टमर सेगमेंट। अब कस्टमर सेगमेंट भी आपके कई तरीके के हो सकते हैं, आपका अलग सेगमेंट है। मान लो आप सिर्फ यंग पीपल को टारगेट कर रहे हो, या फिर आप ओल्ड पीपल को टारगेट कर रहे हो, या आप चिल्ड्रन को टारगेट कर रहे हो, ठीक है। तो अगर आप इन सबको टारगेट कर रहे होंगे अलग अलग तरीके से, तो आप उन्हीं के बेसिस पर आप अपने कस्टमर सेगमेंट में वैल्यू प्रोपोजिशंस इंक्लूड करोगे। जैसे एग्जांपल्स हो गया, न्यूनेस क्या है आपके प्रोडक्ट के अंदर, परफॉर्मेंस कैसी है, कस्टमाइज आप क्या कर रहे हो, डिज़ाइन क्या है, ब्रांड, प्राइस, कॉस्ट रिडक्शन, रिस्क रिडक्शन, एक्सेसिबिलिटी, कन्वीनियंस, यूजिबिलिटी, ये सारी चीज़ें आप देख के चलोगे। ये क्या है, बंडल ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट क्रिएट वैल्यू फॉर अ स्पेसिफिक कस्टमर सेगमेंट। फिर उसके बाद आप देख के चलोगे कि आप कस्टमर रिलेशनशिप्स कैसे मेंटेन कर रहे हो, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप एस्टैब्लिश विद स्पेसिफिक कस्टमर सेगमेंट, पर्सनल असिस्टेंस है, ठीक है, सेल्फ सर्विस है, ऑटोमेटेड सर्विस है, को क्रिएशन क्या है, कम्युनिटीज़ आपने बनाई हुई है क्या, अलग अलग तरीके की कस्टमर रिलेशनशिप्स होती हैं। प्लस आप क्या चैनल्स यूज़ कर रहे हो, चैनल्स मतलब टीवी चैनल्स नहीं, कंपनी कम्युनिकेट्स विद रीचेस टू इट्स कस्टमर सेगमेंट्स दैट डिलीवर वैल्यू। आप कस्टमर तक अपना जो प्रोडक्ट है उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, प्लस उसकी वैल्यू को बताने के लिए कि आप क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, क्या चैनल यूज़ कर रहे हो, ठीक है। मतलब अवेयरनेस, इवैल्यूएशन, परचेज, डिलीवरी, ये बताने के लिए कैसे आप खुद ही बता रहे हो, ठीक है। सेल्स फोर्स या वेब सेल्स की तरफ, मतलब कि आपकी कोई वेबसाइट है, आपने उस पर लिस्ट किया हुआ है कि आपके प्रोडक्ट के क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, ये सब है। या फिर आपका कोई रिटेल स्टोर है, तो जो वहाँ पर जो ओनर होगा या सेल्स पर्सन होगा वो जाके बता रहा है, ठीक है। पार्टनर इनडायरेक्ट भी हो सकता है कि होलसेलर है या पार्टनर स्टोर्स हैं, ये अलग अलग तरीके के आप चैनल्स क्या ले रहे हो बेसिकली अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं। प्लस कस्टमर सेगमेंट्स क्या होते हैं, अब आपके कस्टमर भी डिफरेंट सेगमेंट्स के हो सकते हैं। या तो हो सकता है कि आप बहुत तगड़ी जनता को टारगेट करो कि पूरी जनता ही कवर हो रही है यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि हमारी कंपनीज हो गई, जैसे कि एयरटेल हो गई, ठीक है, आपका जियो हो गया, ये क्या है, ये मास मार्केट्स को टारगेट करते हैं, मास, पूरी जनता इनमें कवर हो जाती है, राइट। वहीं नीश मार्केट क्या होता है, जो बहुत कम, बहुत ही पर्टिकुलर, मतलब बहुत पर्टिकुलर होते हैं इनके कस्टमर्स, कि ये इन्हीं लोगों को टारगेट करते हैं। जैसे कि अगर मैं थोड़ा लग्जरी उसमें जाऊँ,
ठीक है, अगर हम लग्जरी ब्रांड्स में जाएं, लग्जरी कार ब्रांड्स में जाएं, तो अगर आपकी फरारी हो गई, ठीक है, एकदम नीश है, ठीक है, इसको बहुत कम लोग ही बाय करते हैं, प्लस इसको बाय करने के लिए भी आपको कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती है। दिस इज नीश नीश सेगमेंट का एकदम टॉप का एग्जाम्पल है फरारी का, ठीक है। रोल्स रॉयस अब फिर भी उसका इतना नहीं रहा जितना फरारी का है, बिकॉज फरारी आपकी F1 में भी जाती है, ठीक है, टॉपिक से नहीं हटते, छोड़ो, ठीक है। नीश मार्केट, उसके बाद सेगमेंटेड, स्लाइटली डिफरेंट नीड्स, ठीक है, आपका मार्केट सेगमेंटेड हो सकता है नीड्स के बेसिस पर, कि आपका जैसे मान लो ये पूरा प्रोडक्ट है, तो इसकी इन वाली स्पेसिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट इस पर्टिकुलर सेगमेंट को है, इन स्पेसिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट इस पर्टिकुलर सेगमेंट को है, और इन दोनों की स्पेसिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट इस पर्टिकुलर सेगमेंट को है। तो आप सेगमेंटेड भी दे सकते हो, डाइवर्सिफाइड भी दे सकते हो, अनरिलेटेड नीड्स, आपका बहुत डाइवर्सिफाइड मार्केट हो सकता है। आपका प्रोडक्ट लाइन ही इतना है, जैसे कि हम देखते हैं ITC हो गया, ठीक है, ITC हो गया आपका क्या बोलते हैं, HUL हो गया, तो इनकी कितनी बड़ी प्रोडक्ट लाइन है, कितने मार्केट्स को सर्व कर रहे हैं। उसके बाद मल्टी साइडेड प्लेटफॉर्म्स, कि मतलब आपके कई ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे आप सर्व कर रहे हो, मल्टी साइडेड, सर्विंग 2 और मोर इंटरडिपेंडेंट ग्रुप्स। बेसिकली मान लो 2 मार्केट्स आपके इंटरडिपेंडेंट हैं, मतलब 2 कस्टमर सेगमेंट्स आपके इंटरडिपेंडेंट हैं, और आप इस डिपेंडेंसी को ही सर्व कर रहे हो, आपका कोई प्रोडक्ट या सर्विस ऐसा है जो इस डिपेंडेंसी को काउंटर कर रहा है। उसके बाद आ जाते हैं, अब अगर आप देखो तो जो आपकी की पार्टनरशिप, की एक्टिविटीज़, की रिसोर्सेज, वैल्यू प्रोपोजिशंस हैं, ये सब मिलके आपका कॉस्ट स्ट्रक्चर बनाती हैं, ये सब मिलके आपका कॉस्ट स्ट्रक्चर बनाती हैं। वहीं आपका कस्टमर रिलेशनशिप, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, कस्टमर सेगमेंट्स, और कहीं ना कहीं वैल्यू प्रोपोजिशन का कुछ हिस्सा भी आपको रेवेन्यू स्ट्रीम जनरेट करके देता है। तो ये पूरा आपका बिजनेस मॉडल कैनवस है, जिस पे ये आपका खाली कैनवस है, ठीक है। अब आप इस बेसिस पर कि आपके की पार्टनरशिप के एरिया में क्या चीज़ें आएंगी वो आप लिस्ट करोगे, की एक्टिविटीज़ में क्या आएगा यहाँ लिस्ट करोगे, इन सब में आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें लिस्ट करोगे, और फिर आप देखोगे कि मेरी कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, मेरे ड्राइवर्स क्या हैं, वैल्यू ड्रिवन है, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, इकोनॉमीज ऑफ सेल, ठीक है, स्कोप क्या है, मेरी रेवेन्यू स्ट्रीम्स आप देखोगे, एसेट सेल, यूसेज फी, सब्सक्रिप्शन फ़ी, लाइसेंसिंग, ब्रोकरेज फी, कि मेरा रेवेन्यू कौन से उससे जनरेट हो रहा है, कौन से पार्ट से जनरेट हो रहा है, प्लस मेरा प्राइसिंग मैकेनिज्म क्या है, क्या मेरी फिक्स्ड प्राइसिंग है या मेरी प्राइसिंग चेंज होती रहती है सिचुएशंस के साथ। सो दिस इज़ नथिंग बट बिजनेस मॉडल कैनवस। अगर हम इसको यहाँ से देखें, कैनवस, ठीक है, दिस इज योर बिजनेस मॉडल कैनवस। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन्होंने अलेक्जेंडर ओस्टरवाल्डर ने 9 एलिमेंट बिजनेस मॉडल कैनवस दिया है, विच इज़ थ्रू 9th एलिमेंट विच इज़ वैल्यू प्रोपोजिशन, उन्होंने 9th एलिमेंट ऐड किया है विच इज़ वैल्यू प्रोपोजिशन। अभी हम वैल्यू प्रोपोजिशन का भी चार्ट पूरा देखेंगे, अभी हम इसको देख लेते हैं। हमने देखा कस्टमर सेगमेंट, वैल्यू प्रोपोजिशन, उसके बाद आप यहाँ से रीड कर सकते हो, उसको मार्क करके चल लेना अपनी बुक्स में, सो ये आपको वहाँ से हेल्प मिल जाएगी। प्लस हाउ टू ड्रॉ बिजनेस मॉडल कैनवस, कि हम कैसे, क्या क्वेश्चंस आपको की पार्टनर से पूछने, की एक्टिविटीज़ में पूछने, की रिसोर्सेज में, कॉस्ट स्ट्रक्चर, रेवेन्यू स्ट्रीम, ये सब आपको देख करके चलना है, ठीक है। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं विच इज़ वैल्यू प्रोपोजिशन कैनवस। तो जो अभी हमने यहाँ पे वैल्यू प्रोपोजिशन देखी, अब इसका कैनवस भी आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो। बेनिफिट डराइव फ्रॉम कस्टमर थ्रू फ्रॉम प्रोडक्ट और सर्विस, कि मतलब कस्टमर क्या बेनिफिट डराइव कर रहा है आपकी प्रोडक्ट और सर्विस से। तो सबसे पहले तो आप कस्टमर की प्रोफाइल बनाओगे। क्या कस्टमर की प्रोफाइल बनाओगे, कि कस्टमर को बेसिकली प्रॉब्लम्स कहाँ फेस हो रही हैं, ठीक है। कस्टमर चाहता क्या है, कि कस्टमर का कौन सा काम आप कर दो, ठीक है, कौन सा उसका टास्क है जिसको वो ईजी बनाना चाह रहा है। सबसे पहले आप कस्टमर्स जॉब लिखोगे, देन यू विल राइट कस्टमर पेन्स, कि मतलब वो कहाँ पे हमारा कस्टमर अनॉय होता है, कौन सी ऐसा काम है जिसको करने में उसको दिक्कत आती है और जिसको आप सॉल्व करोगे। अब कस्टमर्स जॉब और पेन्स, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कस्टमर जॉब और पेन्स में। देखो, कस्टमर जॉब क्या होता है, इंपॉर्टेंट इश्यूज दैट बिजनेसेस कस्टमर्स आर ट्राइंग टू सॉल्व एंड रिजॉल्व देयर वर्क, जैसे कि मैट्रिमोनियल सर्विसेज, ठीक है, डिजाइन इशू फॉर इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड प्लेयर, कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, लीगल एडवाइस, ये सब क्या है, ये आपकी बेसिकली वो पिन पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो इश्यूज़ हैं जिनको आपको सॉल्व करना है। वहीं अगर हम पेन के बारे में, जो अगर कोई कस्टमर अपनी जॉब कर लेता है उसके बाद और उससे पहले उसको जो पेन्स आते हैं, जो उससे दिक्कतें आती हैं, वो हमारे पेन्स के अंदर कवर होंगे। एंड गेन्स के अंदर क्या कवर होगा,
गेन्स के अंदर बेसिकली आप क्या उनको प्रोवाइड कर सकोगे, आप लिस्ट करोगे कि क्या आपके जो सॉल्यूशंस हैं उनको क्या गेन्स हो सकते हैं, प्लस क्या गेन्स वो खुद भी आइडेंटिफाई करते हैं, आउटकम्स और बेनिफिट दैट द कस्टमर रिक्वायर्स, एक्सपेक्ट्स और डिज़ायर्स कि उनको चाहिए क्या। पेन्स आपने आइडेंटिफाई कर लिए, अब गेन्स उनको क्या चाहिए वो आइडेंटिफाई करो आप। तो कस्टमर प्रोफाइल में आप सारा आइडेंटिफिकेशन का काम करते हो। फिर आप बनाते हो वैल्यू मैप। वैल्यू मैप कैसे, सबसे पहले आप देखोगे कि पेन कैसे रिलीव किया जाए उनका, फिर गेन कैसे क्रिएट हम कर सकते हैं, क्या जो गेन उनको चाहिए, जो उनको बेनिफिट चाहिए वो हम कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, और इन दोनों से मिलकर ही आपकी प्रोडक्ट और सर्विस बनती है। सो दिस इज़ नथिंग बट वैल्यू प्रोपोजिशन कैनवस। उसके बाद हम आ जाते हैं पोर्टर्स 5 फोर्सेस पर। पोर्टर्स 5 फोर्सेस हमारा आज का लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। जैसे कि पिलर्स हमने कवर कर लिए, वैल्यू चेन कवर कर लिया, बिजनेस मॉडल कैनवस, वैल्यू शॉप मॉडल, वैल्यू प्रोपोजिशन कैनवस भी हमने कवर कर लिया। हमारा बस बिजनेस मॉडल भी है, एक सेकेंड, ये कवर हो गया, ये कवर हो गया, सिर्फ ये रहता है पोर्टर्स 5 फोर्सेस। सो अब हम पोर्टर्स 5 फोर्सेस कवर कर लेते हैं फटाफट से। सो पोर्टर्स 5 फोर्सेस क्या है? माइकल पोर्टर उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री में जो भी चीज़ें वर्क करती हैं ना वो इन 5 फोर्सेस के ही अराउंड घूमती हैं। अभी 5 फोर्सेस क्या हैं? सबसे पहली फोर्स है कि एग्जिस्टिंग कंपेटिटर्स के बीच में जो राइवलरी फ्लो कर रही है, थोड़ा जूम कर लेते हैं, कि जो मेरे एग्जिस्टिंग कंपेटिटर्स हैं उनके बीच में जो राइवलरी है, ठीक है, वो मेरी सबसे पहली फोर्स होगी। अब उसमें क्या हो सकता है कि मेरे कंपेटिटर्स ज़्यादा हैं, प्लस मेरा ग्रोथ रेट कितना है, प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन कौन है, एग्जिट बैरियर्स क्या हैं, एंट्री बैरियर्स क्या हैं, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी लग रही है, कैपेसिटी कितनी है, डाइवर्सिटी ऑफ कंपेटिटर्स क्या है, ये सारी चीज़ें आप जहाँ पे आपकी कवर होंगी। आपने अगर एग्जिस्टिंग कंपेटिटर्स में राइवलरी देख ली, फिर आप देखोगे कि न्यू एंट्रेंट्स आपकी इंडस्ट्री के अंदर एंटर कर सकते हैं। अगर येस तो यानी कि आपकी इंडस्ट्री में आपने कुछ यूनिक नहीं है, या फिर आपकी इंडस्ट्री इतनी स्ट्रांग नहीं है कि उसमें कोई भी ऐसे ही एंटर कर सकता है। क्योंकि तो आप थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स देखोगे, क्या या तो कोई ऐसा कंपेटिटर नया आ रहा है जो एकदम कह सकते हैं उसको यूनिक सॉल्यूशन लेके आ रहा है, यूनिक प्रोडक्ट के सर्विस लेकर आ रहा है। फिर आप देखोगे थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, या तो नया एंट्रेंट आके कोई सब्सटीट्यूट लेके आएगा, या एग्जिस्टिंग ही कुछ सब्सटीट्यूट्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे जो आपको दिक्कत देंगे। ठीक है, तो क्या प्रोडक्ट्स हैं, क्या वहाँ पे बायर्स का क्या पर्सपेक्टिव रहता है, तो उस चीज़ आपको देख के चलनी पड़ेंगी। फिर बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स आ जाता है कि बायर्स किस तरीके से अपना प्राइस नेगोशिएट कर सकते हैं। जहाँ बार्गेनिंग पावर बायर्स की हाई होगी वहाँ ऑर्गेनाइजेशंस को, मतलब बिजनेसेस को थोड़ा सा अलर्ट होना पड़ेगा, क्योंकि वो ऐसे ही विदाउट कंसिडरिंग कस्टमर वो कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। क्योंकि अगर बायर की बार्गेनिंग पावर हाई है, जो प्राइस बायर डिसाइड करेगा आपको उसी पे सेल करना पड़ेगा। अगर आप वो प्राइस नहीं दोगे तो वो दूसरे बंदे के पास चला जाएगा, इफ़ सब्सटीट्यूट एग्जिस्ट। क्योंकि सब्सटीट्यूट एग्जिस्ट कर रहा है तभी बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर हाई है, अदरवाइज नहीं होगी। प्लस जहाँ बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स हाई होती है, मतलब कि जहाँ पर आपकी पावर हाई है बेसिकली, या फिर हम बोल सकते हैं कि आपके सप्लायर्स की पावर हाई है, तो वहाँ पे बार्गेनिंग पावर सप्लायर्स की हाई होगी, तो आपको उनकी प्राइस टेक करनी पड़ेगी। जो जिस प्राइस पे वो आपको सामान दे रहे हैं वो आपको लेना पड़ेगा। जैसे अगर हम एयरलाइन इंडस्ट्री का एग्जांपल दें, सबसे पहले तो एग्जिस्टिंग कंपेटिटर्स के बीच में बहुत राइवलरी है, जैसे कि इंडिगो हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका एयर इंडिया हो गया, ठीक है। तो जैसे ही इंडिगो में कुछ होता है एयर इंडिया बढ़ जाता है, एयर इंडिया में कुछ होता है इंडिगो बढ़ जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे बायर्स की बार्गेनिंग पावर हाई है, बिकॉज वो सब क्या करते हैं, टिकट प्राइसेस को कंपेयर करते हैं। अगर इंडिगो में उनको कम प्राइस मिल रही है तो वो इंडिगो का टिकट बुक करते हैं, एयर इंडिया में मिल रही होती है तो एयर इंडिया का टिकट बुक करते हैं। वो बात अलग है, कभी कभी अगर टिकट्स ही अवेलेबल नहीं होते तो उनको जो मिलता है वो बुक करते हैं। फिर बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, अगर कोई भी एयरलाइन कंपनी अगर एयरक्राफ्ट खरीदेगी तो उसके पास दो ही हैं, बोइंग, ठीक है, बोइंग और एयरबस करके, बोइंग का ही आई थिंक एयरबस, तो यही सप्लायर्स, तो ये जिस प्राइस पे देंगे उनको उसी प्राइस पे लेना पड़ेगा, बिकॉज देयर आर नो सब्सटीट्यूट्स, ठीक है, इस वजह से। और वहीं अगर सब्सटीट्यूट है तो फिर इनकी या तो इनकी पावर कम होगी या इनकी पावर कम होगी, राइट। और राइवलरी तो है ही, प्लस न्यू एंट्रेंट्स, क्योंकि एयरलाइन इंडस्ट्री में फिक्स्ड कॉस्ट आपकी इतनी ज़्यादा हाई होती है, कि उसमें न्यू एंट्री करना तो बहुत ही मुश्किल है। प्लस यहाँ पे बहुत ज़्यादा कार्टल्स भी चलते हैं, राइट, एयरलाइन इंडस्ट्री में।
सो ये था आपका पोर्टर्स 5 फोर्स एनालिसिस। अब उसमें अगर हम एंट्री और एग्जिट बैरियर्स देखें, अगर किसी लेट से किसी इंडस्ट्री में मेरा एंट्री बैरियर हाई है और मेरा एग्जिट बैरियर लो है, मतलब मैं एंट्री तो बहुत मुश्किल से कर सकती हूँ और मुझे एग्जिट बहुत बहुत ईजिली कर पाऊँगी, मैं बैरियर कुछ है ही नहीं एग्जिट करने के लिए, तो वो हाई और स्टेबल रिटर्न्स देगा। वो वाली इंडस्ट्री मुझे हाई और स्टेबल रिटर्न्स देगी। वहीं अगर मेरा एंट्री बैरियर लो है और एग्जिट बैरियर भी लो है, तो मतलब कोई भी आ सकता है इसमें इजीली और कोई भी जा सकता है इजीली, तो वो लो बट स्टेबल रिटर्न्स देगी। मतलब हाई लो है तो ठीक है, हाई रिटर्न्स तो देगी बट स्टेबल तो रहेगा ही, क्योंकि एग्जिट बैरियर्स मेरे लो हैं। वहीं एंट्री बैरियर्स जहाँ लो हो गए और एग्जिट बैरियर्स भी लो हो गए, तो मेरे रिटर्न्स भी लो हो जाएंगे प्लस स्टेबल। बिकॉज रिटर्न्स इसलिए लो हो जाएंगे क्योंकि एकदम से बहुत सारे लोग यहाँ पे आ सकते हैं। वहीं अगर मेरे एंट्री बैरियर्स लो हैं और एग्जिट बैरियर्स हाई हैं, तो फिर मेरे लो रहेंगे और रिस्की रिटर्न्स रहेंगे। बिकॉज मैंने एक बार मार्केट में तो एंटर कर लिया इजीली, बट निकलना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, तो मुझे प्रॉफिट तो एनी हाउ अर्न करना पड़ेगा, रिटर्न्स अर्न करने पड़ेंगे, अदरवाइज आई कैन नॉट सर्वाइव। तो इसलिए लो रिटर्न्स होते हैं, इसलिए रिस्क ज़्यादा होता है वहाँ पे। एंड अगर एंट्री बैरियर भी हाई है और एग्जिट बैरियर भी हाई है, तो मेरे रिटर्न्स तो एकदम टॉप नॉच होंगे, क्योंकि एंट्री बैरियर कम है, क्योंकि लोग एंट्री बैरियर बहुत ज़्यादा आएगा क्योंकि लोग कम आएंगे, बट रिस्क भी बहुत है क्योंकि मेरे एग्जिट बैरियर बहुत हाई हैं, निकलना इतना ईजी नहीं होगा। प्लस फिक्स्ड कॉस्ट इसका मतलब इसमें बहुत ज़्यादा लगी हुई है। सो दिस वॉज योर पोर्टर्स 5 फोर्सेज। उसके बाद एक मार्केट सेगमेंटेशन एनालिसिस होता है कि मार्केट कौन कौन से सेगमेंट्स में आप डिवाइड कर सकते हो। आप प्रोडक्ट के बेसिस पर डिवाइड कर सकते हो, जैसे कार्स होती हैं, जैसे कि मेरी ऐसी कुछ लोग एसयूवीज पसंद करते हैं, कुछ लोग आपका सेडान्स पसंद करते हैं, ठीक है, कुछ लोग आपकी इलेक्ट्रिक कार्स पसंद करते हैं, कुछ पेट्रोल, कुछ डीजल, ये अलग अलग तरीके के कार के सेगमेंट्स हो गए, ठीक है। तो एग्जांपल है प्रोडक्ट के बेसिस पर, डेमोग्राफिक यानी कि आपकी एज के बेसिस पर या जेंडर के बेसिस पर, ठीक है। तो जैसे अगर हम सैलून्स में जाएं तो फीमेल्स का सैलून कभी कभार अलग होता है, मेल्स का सैलून अलग होता है, ऑल राइट। अपैरल्स में अगर जाएं तो वहीं मेन सेगमेंट और फीमेल सेगमेंट अलग होता है। उसके बाद किड्स सेक्शन भी होता है एक अलग से। सो वो डेमोग्राफिक के बेसिस पर। जोग्राफिक के बेसिस पर सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अपना मैकडोनल्ड्स का। कैसे, मैकडी में क्या सिर्फ इंडिया ही है जहाँ पे वो वेज ऑप्शंस प्रोवाइड करता है, वरना अगर आप ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं भी चले जाओ वो आपको नॉन वेज ही देते हैं। इट्स ओनली इंडिया जहाँ पे वेज ऑप्शन मिलता है, राइट। तो जोग्राफिक के बेसिस पर उन्होंने मार्केट को सेगमेंट कर रखा है। प्लस साइकोग्राफिक क्या हो गया, साइकोग्राफिक हो गया बेसिक, ठीक है। तो अभी हमने जोग्राफिक देखा था कि मैकडी के वेज ऑप्शन सिर्फ इंडिया में होते हैं, बाकी सब जगह नॉन वेज वो सेल करता है। देन उसके बाद साइकोग्राफिक अगर हम देखें तो साइकोग्राफिक हमारा होता है जैसे कि साइकोग्राफिक की मेंटालिटी के ऊपर, ये मेंटालिटी भी नहीं बोलेंगे इस चीज़ को, कि आपकी क्या चॉइस है उसके ऊपर अगर आपका प्रोडक्ट्स डिलीवर किए जाएं। जैसे कि अगर हम एयरलाइंस में ही देखें तो आपकी एक होती है इकोनॉमी क्लास, एक होती है बिजनेस क्लास और एक होती है फर्स्ट क्लास, राइट। तो कौन सा व्यक्ति कौन सी क्लास में जाना चाहता है, मतलब इकोनॉमी, बिजनेस या फर्स्ट, तो उसके बेसिस पर भी आप मार्केट को सेगमेंटाइज कर सकते हो। जैसे जो एमिरेट्स है, ठीक है, वो मेनली जो उनकी स्पेशलिटी है वो उनकी बिजनेस और फर्स्ट क्लास ही है, फर्स्ट क्लास, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे उनको पता है कि हमारे यहाँ जो कस्टमर आने वाला है वो स्टार कस्टमर ही होगा। उसके बाद बिहेवियरल होता है, मतलब कि कस्टमर की हैबिट्स के ऊपर अगर कोई अमेज़ॉन से ज़्यादा ऑर्डर करता है तो आप उसको अमेज़ॉन प्राइम सेल कर सकते हो कि हम आपको डिलीवरी चार्ज नहीं लगाएंगे, ठीक है, हम आपको प्राइम विद इन 2 डे डिलीवरी देंगे, विद इन सिंगल डे डिलीवरी देंगे। तो इस तरीके के आप कस्टमर की बिहेवियर कैसी है आपके प्रोडक्ट को लेकर, उसके बेसिस पर आप उसको सेगमेंटाइज कर सकते हो। फिर उसके बाद जो आपकी कोर कॉम्पिटेंसी होती है, मतलब जो हम देख रहे थे बेसिकली प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और कॉस्ट लीडरशिप, वो आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो। आप देखते हो रेलेवेंस, आपके प्रोडक्ट की रेलेवेंस क्या है, प्लस क्या आपका प्रोडक्ट कॉपी करना ईजी है। इफ़ यू प्रोडक्ट कॉपी करना ईजी है तो आप कॉस्ट की तरफ जाओ क्योंकि आप सस्ते में बेचोगे, ठीक है। वहीं अगर आपका प्रोडक्ट कॉपी करना ईजी नहीं है तो आप डिफरेंशिएशन की तरफ जाओगे, बिकॉज कोई आपको कॉपी कर नहीं पाएगा, आपके प्रोडक्ट के अंदर यूनिकनेस है, देन यू कैन टारगेट द नीश, ठीक है। एंड एप्लीकेशन की कस्टमर उसको कैसे अप्लाई करता है। उसके बाद एक क्लास टॉपिक आता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम्स में कैसे हमारी स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट फ्लो करती है। तो इसको आप एक बार रीड कर सकते हो कि IS स्ट्रेटेजी में क्या होगा,
कि स्कोप है आपका क्या, मतलब कैसे, मतलब क्या करना है बेसिकली। IS इंफॉर्मेशन सिस्टम्स बताते हैं कि क्या करना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बताती है कैसे करना है, और इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट की कहाँ अप्लाई करना है, बेसिकली उसका स्कोप कहाँ लगेगा। सिमिलरली ड्रिवन फोर्स क्या है, डायरेक्शन क्या है इसका, ओरिएंटेशन, ऑर्गेनाइजेशन लेवल, ये आप एक बार रीड करके चल सकते हो। और इसके बाद लास्ट में आपकी बुक में टॉपिक है अकाउंटेंट वाला, अकाउंटेंट अंडर स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट की, उसको क्या क्या फॉलो करना होता है, उसकी कुछ एथिक्स वगैरह दिए हुए हैं, वो एक बार आप रीड करके चल सकते हो। दैट्स इट। यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। मैंने सारी चीज़ें एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाने की कोशिश की है। सारे टॉपिक्स जो मेजर हैं आपके वो कवर कर लिए हैं, प्लस आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट भी दे दी है कि ये तो आप इन दी ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, मतलब ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी पे ही आते हैं ये सारे टॉपिक्स। सबसे पहले आप ये कवर करोगे, उसके बाद फिर किसी और टॉपिक पर जंप करना। सो व्हेन दिस इज़ डन, आई थिंक आपकी IBS की केस स्टडीज़ तो आराम से बन जाएंगी। तो यहाँ हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा। ये पूरी PDF फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में आपके पास एक लिंक आएगा, ड्राइव का लिंक, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। चैप्टर नंबर 1 का एक फ़ोल्डर मिलेगा आपको ड्राइव फोल्डर के अंदर, वहाँ पे आपको ये वाली फाइल अपलोडेड मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो एंड यू कैन मेक यूज़ ऑफ इट। समझ सकते हो चीज़ों को, जैसे भी आपके पास टाइम हो। आपको सिर्फ वीडियो ही देखनी है, आप वीडियो देख लो। नोट से पढ़ के समझना है, नोट से पढ़ के समझ लो, आपको जैसे ठीक लगे। ठीक है, आपका काम बनना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।